Welcome back to this video lecture, and today in this lecture we will discuss about the TCA or the Krebs cycle. Okay, in my last video हमने discuss किया था कि how pyruvate is converted into acetyl CoA. Actually जो TCA cycle है ना, वो as it is pyruvate को use नहीं करता, उसको further जो है पहले convert किया जाता है acetyl CoA में, then finally जो है वो Krebs cycle जो है carried out होता है. ये सारा हमने discuss किया था last video में. Okay, you can check out that video before going to watch this video. I will provide the link in the description box. Okay, and let us start. Before going to start, make sure to subscribe this channel. Okay, and let us start from this TCA और the Krebs cycle. सबसे पहले हम बात करेंगे कि TCA साइकिल, ये क्रैब जो साइकिल था, ये जो साइंटिस्ट थे हेंस क्रैब और H.A. क्रैब, जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, उन्होंने ये जो डिस्कवर किया था 1953 में. ओके, इन्हीं के नेम पे जो था साइकिल का नाम था क्रैब साइकिल. टीसीए भी बात करेंगे. टीसीए का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो क्यों हम इसको बोलते हैं टीसीए, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. तो ये हमने देखा कि जो क्रैब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, हेंस नेम क्रैब साइकिल. एंड जो इसकी लोकेशन है कि चलता कहाँ पे, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है ये क्रैब साइकिल कैरिड आउट होता है. ओके, सो हमने जैसे मेंशन किया था लास्ट वीडियो में भी, ठीक है, एक वीडियो में मैंने स्पेशल मेंशन किया था कि जो रेस्पिरेशन चलती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से, दैट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस. ओके, 3 प्रोसेसेस वहां पे जो है वर्क करती है मेजरली. फर्स्ट वन इज हमने डिस्कस कर लिया था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस चलती है. सेकंड वन इज टीसीए साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज ईटीसी, या फिर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये 3 स्टेप्स जो है फाइनली प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं. तो ये रेस्पिरेशन के अंडर आते हैं, ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे पाइरुवेट की जो है वो प्रोडक्शन होती है. जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है ग्लाइकोलिसिस में, तो वो क्या बनाता है, हमारे पास पाइरुवेट एंड प्रोडक्ट देता है. और यही जो है फर्दर जो है एसिटाइल कोए में चेंज कर दिया जाता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि टीसीए इसको एज इट इज यूज नहीं करता. फिर यहाँ पे जो है वो एसिटाइल कोए यूज किया जाता है टीसीए साइकिल में, और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जब एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे NADH, FADH2, इस तरह से, ठीक है. तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, ये फर्दर जो है वो ईटीसी में एंटर करते हैं. और ईटीसी में ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ये मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है. और ये वहां पे प्रोटोन ग्रेडियंट जो है ईटीसी में जनरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है. तो जब हमें एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सेल में, तो जो हमारे ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं टीसीए साइकिल में, ये किस में एंटर करेंगे? ईटीसी में, और फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन होती है. तो इस तरह से ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो वर्क करती हैं, ठीक है, 1 बाय 1 जो है ये वर्क करती हैं. तो ये हमने एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया, ठीक है. अब हम इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे टीसीए साइकिल की, ठीक है जी. तो हम स्टार्ट करते हैं टीसीए से, ठीक है, टीसीए साइकिल. ओके, इसमें हम बात करते हैं कि हम एसिटाइल कोए की बात कर रहे थे कि पाइरुवेट जो है एंड प्रोडक्ट मिल गया हमें ग्लाइकोलिसिस के, उसको फर्दर चेंज कर दिया पाइरुवेट को एसिटाइल कोए में. अब नेक्स्ट बात करें टीसीए की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे चलता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली कंडेंस होता है एसिटाइल कोए के साथ, जो हमें कहाँ से मिल रहा है? ग्लाइकोलिसिस का जो पाइरुवेट एंड प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? एसिटाइल कोए में. अब ये एंटर कर गया टीसीए साइकिल में. अब इसने क्या किया? एसिटाइल कोए ने ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होना है, और ये क्या बनाएगा? यहाँ पे सिट्रेट की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है. सिट्रेट, हम बस एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं अभी, बट ये चीजें हमें माइंड में रखनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीए साइकिल की. क्योंकि सीएसआईआर जब भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पुट करेगा वो हमें याद नहीं रखा, मतलब उसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें क्रैम नहीं होनी चाहिए कि हमने पूरे स्टेप्स याद करने हैं. ओके, कि हमें याद भी रखने पड़ते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को. कई बार वो कॉन्सेप्ट से ही जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट मर्ज होता है या कंडेंस होता है एसिटाइल कोए के साथ, और मॉलिक्यूल बनता है सिट्रेट. ओके, अब यहाँ पे एक और जो हम बात डिस्कस करते हैं कि ऑक्सैलो इंपॉर्टेंट है. ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इस तरह से हमें इजीली याद रहेगा. और एसिटाइल कोए हमें पता है ये 2 कार्बन है, ठीक है, हमने ड्रॉ भी कर रखा है. 4 कार्बन होता है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं. CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन है ऑक्सैलो एसीटेट में. एसिटाइल कोए CH3, C डबल बॉन्ड O, एंड कोए मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है. तो ये है एसिटाइल कोए, 2 कार्बन यहाँ पे अटैच हैं. तो ये दोनों जब कंडेंस करेंगे तो बनता है हमारे पास सिट्रेट, ठीक है. तो क्या बनता है हमारे पास? सिट्रेट इस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होता है. C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज CH2OH एंड CH2. ओके, अब हमने बोला कि हम इसको टीसीए क्यों बोलते हैं. टीसीए की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हमें पता चला है कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पे हैं। तो इस सिट्रेट जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे है, इसी के नेम पे जो है वो टीसीए का नेम दिया गया है साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दैट इज सिट्रेट। ओके, तो क्या हुआ, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंस विद एसिटाइल कोए टू फॉर्म सिट्रेट, एंड सिट्रेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, और इसमें कार्बन कितने हैं अगर हम काउंट करें तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 3 इसमें क्या है, आउट ऑफ दिस 6 कार्बन 3 आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग, इसीलिए क्रैब साइकिल को और क्या बोला जाता है, टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि मैं स्ट्रक्चर अगर रब कर दूं, ठीक है, स्ट्रक्चर में रब कर देती हूँ, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंस विद 2 कार्बन एसिटाइल टू प्रोड्यूस 6 कार्बन सिट्रेट। ये क्लियर हो गया। अब साइकिल अब जो है वो रिपीट करता है, साइकिल क्या करता है, फर्दर ये पूरा साइकिल जो है फर्दर यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन से बीच में स्टेप्स आते हैं। ठीक है, बट ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि सिट्रेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट में। तो इसका मतलब है कि ये एक साइकिल है जो क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट यूज कर रहा है, उसी को बाद में रीजनरेट भी कर रहा है, इसीलिए तो ये साइकिल की तरह जो है वो कैरिड आउट होता है। तो सिट्रेट जब फर्दर रीजनरेट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट को, ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 स्टेप्स चलते हैं साइकिल में, 8 स्टेप्स यहाँ पे चलेंगे साइकिल में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अगर डिस्कस करें तो जब फर्दर सिट्रेट जो है रीजनरेट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और उसी तरह फिर से कोई एसिटाइल ग्रुप आएगा, वो कंडेंस होगा, फर्दर सिट्रेट बनेगा, फर्दर 8 स्टेप्स चलेंगे, फर्दर जो है ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट होता रहेगा। तो इसी तरह से ये एक साइकिल है वो जो चलता रहता है। ठीक है, तो सिट्रेट जब ये पूरा साइकिल जब चलेगा तो यहाँ पे एक तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे 1 by 1। 3 यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक यहाँ पे FADH2 निकलता है, और एक बनता है यहाँ पे ATP। ठीक है, ये हमें याद रखनी है, चीजें याद रह जाती हैं जब हम साइकिल जो है मेमोराइज करेंगे तो हमें ये सब क्लियर हो जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जब ये पूरा साइकिल चलेगा तो नेट जो मॉलिक्यूल निकलेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, 3 NADH मॉलिक्यूल, 1 FADH2 एंड एक जो है वो ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये मैं सारा रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट जब हम साइकिल डिस्कस करेंगे हम सारा जो है वो हमें मेमोराइज हो जाएंगी चीजें अब। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम बोल रहे हैं कि जो ऑक्सैलो एसीटेट है इससे जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है, एसिटाइल कोए के साथ जो है वो मर्ज होता है, एसिटाइल कोए के साथ ये कंडेंस होता है, इसके साथ कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म सिट्रेट, और सिट्रेट हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच रहते हैं। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टिंग इनटू सिट्रेट, और यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आते हैं, दैट इज सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज। ओके, सिट्रेट सिंथेज नाम से ही पता चलता है कि सिट्रेट की सिंथेसिस करवा रहा है, हेंस द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज। ओके, सिट्रेट बन गया हमारा। ठीक है, नाउ द सिट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू एकोनिटेज, एकोनिटेज ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो फॉर्म होता है, एकोनिटेज बनता है, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाता है। नाउ एकोनिटेज इज चेंजिंग इनटू आइसोसिट्रेट। ओके, आइसोसिट्रेट, तो यहाँ पे फर्दर जो है वो हाइड्रेशन होती है और आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एंजाइम की बात करें तो दोनों जगह जो है वो सिमिलर एंजाइम है, दैट इज एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी हम डिस्कस करेंगे, जब जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, आइसोसिट्रेट कन्वर्टिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आइसोसिट्रेट इज चेंजिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब जब ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, और दूसरा यहाँ पे NADH जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो एंजाइम इज आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए। ओके, and then succinyl CoA is converting into succinate, succinate molecule. Okay, succinate is converting into fumarate, fumarate, and fumarate is converting into malate. Okay, and malate is finally regenerating the oxalo acetate. तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो कैरिड आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज दिस वन, आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये तो हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, एंड देन ये 2-3 स्टेप जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है,
एक स्टेप ये आ गया। एक होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट इज चेंजिंग इनटू सक्सिनिल कोए। यहाँ पे भी क्या होता है, CO2 जो है वो रिलीज होता है और NADH जो है यहाँ पे रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब ये स्टेप ध्यान में रखने हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और NADH जो है वो रिलीज होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है TCA साइकिल की। सक्सिनाइल कोए किसमें चेंज हो रहा है, सक्सिनेट। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो ATP की प्रोडक्शन होती है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सक्सिनेट इज चेंजिंग इनटू फ्यूमारेट। ओके, यहाँ पे FADH2 की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, FADH2 इज प्रोड्यूस्ड एंड फाइनली फ्यूमारेट इज चेंजिंग इनटू मैलेट। ओके, एंड मैलेट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैले। हाँ, जब मैलेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एक प्रोड्यूस होता है यहाँ पे NADH। ठीक है, तो ये 3 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, FADH और ATP, ये सारे स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है एक ही लाइन में आ जाते हैं स्टेप्स। एक जो है आइसोसिट्रेट कन्वर्टिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे NADH की प्रोडक्शन हुई है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंजेस इनटू सक्सिनिल कोए, यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। और जब सक्सिनिल कोए सक्सिनेट में चेंज हुआ तो ATP की प्रोडक्शन हुई है। जब सक्सिनेट फ्यूमारेट में चेंज हुआ FADH2 निकला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्यूमारेट कन्वर्टिंग इनटू मैलेट। फ्यूमारेट जब कन्वर्ट हुआ मैलेट में, ठीक है, और मैलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ, NADH निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप हमें याद रखने हैं, जहां पे NADH बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, FADH2 और ATP की प्रोडक्शन चल रही है। अब एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, एंजाइम यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी ये ध्यान रखना है, NADH या FADH आ जाता है, वहां पे मोस्ट कॉमनली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे NADH की प्रोडक्शन हुई है तो एंजाइम इज पिछली वाली जो सबस्ट्रेट से जो है शुरू करना है, जैसे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कीटो अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज इनटू सक्सिनिल को, यहाँ पे भी NADH की प्रोडक्शन हुई है तो एंजाइम क्या होगा, इससे शुरू करेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सिंपल है। एंड सक्सिनिल को इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, तो यहाँ पे ATP ऑब्वियसली जहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हो रही है, फॉस्फेट इन्वॉल्व है। ठीक है, वहां पे काइनेज एंजाइम जुड़ जाता है। ठीक है, काइनेज वर्ड जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एंजाइम इज सक्सिनेट काइनेज, थायोकाइनेज बोलते हैं, थायोकाइनेज। तो जहां पे भी काइनेज वर्ड है मींस वहां पे कुछ ATP की प्रोडक्शन है। ठीक है, नाउ फ्यूमारेट जो है FADH2 यहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहां पे NADH या FADH2 की प्रोडक्शन है, एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। देन मैलेट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलो एसीटेट एंड एंजाइम इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये चेक कर लेना आप, इसी तरह से है। फ्यूमारेट इज कन्वर्टिंग इनटू मैलेट, द एंजाइम इज फ्यूमरेज। यहाँ पे एंजाइम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, तो इतना इजीली ये पूछा नहीं जाता। पूछे यही स्टेप जाते हैं जहाँ पे NADH, FADH2 एंड ATP की इन्वॉल्वमेंट है या ATP की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इजी है मेमोराइज रखना। ठीक है, कि किस तरह से क्या प्रोड्यूस। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें, हमने बोला था कि एक एसिटाइल मॉलिक्यूल जब TCA में एंटर करता है, 1 एसिटाइल को A जब भी TCA में एंटर करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड काउंट करें, 1 2 एंड 3, तो कितने मॉलिक्यूल मिले हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। ठीक है, फाइनल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला और सक्सिनेल वाला। ठीक है, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिले हमें, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, NADH 3 मिलते हैं। ठीक है, NADH जो है वो 3 यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, NADH 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं और NADH कितने मिले हैं, NADH मिले हैं हमें 3, एक यहाँ पे निकल रहा है 2 एंड 3। ठीक है, और FADH भी निकला है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल FADH2 का प्रोड्यूस होता है और एक क्या है, ATP जनरेट होता है। ठीक है, इजी है। ओके, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, 3 NADH, 1 FADH2 और एक ATP, तो ये हमें साइकिल ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइकिल में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब भी हमारा TCA साइकिल चलता है, एक तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में NADH, FADH और ATP की प्रोडक्शन वहां पे होती है। ठीक है, अब हम एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लो कि हमें एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉमनली पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा भी गया CSIR में। CSIR में ये पूछा गया कि, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि मान लो हमें पूछा गया कि एक जब TCA साइकिल चला, TCA साइकिल है, ठीक है, तो अगर हमें तो पूछा जाए कि TCA साइकिल अगर हमारे पास दिया गया है तो उसमें कितने NADH जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जैसे हमने अभी काउंट किया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, 3 NADH प्रोड्यूस हुए, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ और एक ATP प्रोड्यूस हुआ। ये आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये इतने ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं TCA साइकिल में। अगर हमें पूछ लिया जाए TCA साइकिल में कितने NADH मिलेंगे, अगर हमारा TCA साइकिल एक एसिटाइल कोए जो है वो यूज कर रहा है,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए अगर टीसीए में एंटर कर रहा है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं? 2। कितने एनएडीएच मिलते हैं, कितने एफएडीएच मिलते हैं, कितने एटीपी मिलते हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, बट अब हम एक और बात कर लेते हैं कि जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में क्या था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट हमने देखा था 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 एनएडीएच जो है वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हमें पता है, हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बट सीएसआईआर इस तरह से क्वेश्चन ही नहीं पूछता। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो हमने ये टीसीए का डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने ग्लाइकोलिसिस का डिस्कस कर लिया। अब बात आती है, सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक मॉलिक्यूल दिया गया हो हमारे पास ग्लूकोज का, ठीक है, तो वो कितने एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे? ओके, how many molecule of ATP are produced when one molecule of glucose is oxidized। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेना है हमने, उसको फुली ऑक्सीडाइज होना है तो वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एक तो बात हमने पहले ही क्लियर कर दी कि जब फुल ऑक्सीडेशन की बात करता है तो तीनों स्टेजेस आएंगी, ग्लाइकोलिसिस आएगा, टीसीए, ईटीसी, ईटीसी तो हमें पता है एटीपी की प्रोडक्शन दे रहा है, तो तीनों प्रोसेसेस चलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे, अब हम अगर एटीपी की हमने क्या करना है, काउंट करना है कि कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ये पूछिए एटीपी रहा है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहां से शुरू कर लें, अगर एक मॉलिक्यूल हमारा ग्लूकोज का है, ठीक है, वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा अगर उसको फुली ऑक्सीडाइज कर दिया जाए। ठीक है, फुली ऑक्सीडाइज ये हो जाए तो ये कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा एटीपी के। ठीक है, तो पहले हमें पता है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस जो है यहाँ पे कैरिड आउट होगी, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? पायरुवेट। ओके, और ये मिल गया हमें पायरुवेट। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज है कि जब ग्लूकोज चेंज होता है पायरुवेट में, तो ये ग्लाइकोलिसिस में भी हमने डिस्कस किया है, हमें एक मॉलिक्यूल नहीं मिलता पायरुवेट का, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो ग्लाइकोलिसिस में जाके, एक ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल देता है? 2 पायरुवेट, तो हमें एक ग्लूकोज से चलना है, ग्लाइकोलिसिस चलेगी, पायरुवेट कितने मिलेंगे? 2, तो 2 पायरुवेट है। ठीक है, हमें पता है टीसीए साइकिल में एंटर करने से पहले वो एसिटाइल कोए में चेंज होगा, एसिटाइल कोए में चेंज होगा। अब जब हमने डिस्कस किया था कि पायरुवेट चेंजेस इनटू एसिटाइल, तो हमने एक एसिटाइल की बात की थी वहां पे, बट जब एक ग्लूकोज से चलेंगे तो 2 पायरुवेट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसिटाइल भी कितने मिलेंगे? 2। ठीक है, अब ये 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल किस में एंटर करेंगे? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और फर्दर ईटीसी में एनएडीएच और एफएडीएच2 जो है वो एंटर करेंगे और एटीपी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब जब पायरुवेट ग्लूकोज जब पायरुवेट में चेंज हुआ तो हमें पता है कि यहाँ पे एक तो 2 एटीपी निकलेंगे और एक 2 एनएडीएच जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बट जब हम पायरुवेट की बात करते थे तब भी एसिटाइल कोए में जब उसने चेंज होना होता है तब भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और एक प्रोड्यूस होता है NaDH। ठीक है, वैसे तो एक मॉलिक्यूल की बात हमने की थी, बट यहाँ पे अगर 2 पायरुवेट हैं तो 2 ही मॉलिक्यूल कार्बन के और 2 ही NaDH के। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से चले वो 2 पायरुवेट देता है ग्लूकोज। ठीक है, तो 2 पायरुवेट कितना देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर 2 पायरुवेट किस में चेंज हो गए? 2 एसिटाइल में। हमने अभी टीसीए साइकिल की बात की, ये हमने जब हमने ये बात की कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NaDH, 1 एफिड, ये हमने बोला था एक एसिटाइल मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे। ठीक है, एक एसिटाइल जब एंटर करेगा टीसीए में तब ये इतने प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे 2 एसिटाइल को ये जो है वो एंटर करें तो इन सबको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस होंगे? यहां से 2 से मल्टीप्लाई होगी 4। ठीक है, NaDH कितने प्रोड्यूस होंगे? 6, और FADH कितने प्रोड्यूस होंगे? 2, और 2 ही हमें मिलेंगे ATP। ठीक है, यही मैं डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, तो इस तरह से CSIR में पूछा गया था, तो हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे? ये बस एक पॉइंट यहाँ पे ऐड रखना है, याद रखना है कि ग्लूकोज एक जो है 2 पायरुवेट देता है, तो वो 2 के साइकिल में ही चलेगा, तो 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल देंगे, और क्रैब साइकिल में भी 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल एंटर करेंगे। तो ये हमने एक एसिटाइल की बात की, जब टीसीए साइकिल की बात की तो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा गया था कि नेट एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए, तो नेट एटीपी की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस में देख लेते हैं। ठीक है, नेट एटीपी कितने मिले हमें जब हमने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस से हमें कितने मिले? एक तो हमारे पास 2 एटीपी आए, 2 एटीपी डायरेक्ट हमें मिले ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, 2 एटीपी, साथ में 2 NaDH भी मिल रहे हैं, 2 NaDH मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की जो पायरुवेट भी एसिटाइल कोए में चेंज होएगा तब भी क्या होगा? 2 हमारे पास NaDH प्रोड्यूस होंगी। हम NaDH और ATP और FADH की बात करेंगे क्योंकि ATP प्रोडक्शन इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलेगा हमें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर एसिटाइल कोई किसमें चेंज हुआ? क्रैब साइकिल में एंटर हुआ, तो क्रैब साइकिल में ये सारे मॉलिक्यूल हमें मिले, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई रोल है नहीं ATP में, तो यहाँ पे
TCA की जब हम बात करें तो TCA में 6 NADH मिल गए हमें, 6 NADH की प्रोडक्शन हुई, 2 FADH2 और 2 मिले हमें ATP। ठीक है, तो अब हमें फाइनल जो है वो ATP को काउंट करना है सबको। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ATC की। जब हम स्टडी करेंगे ना तो हमें पता है कि जब NADH और ये FADH2 होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट ATP की फॉर्म में तो है नहीं, बट जब ATP की प्रोडक्शन होनी है तो ये मॉलिक्यूल ETC में एंटर करेगा, उसके बाद ATP प्रोड्यूस होंगे। तो हमें ये पता है कि जब NADH मॉलिक्यूल है तो ये कितने ATP देता है, 2.5 ATP एक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक अगर हमारे पास NADH है तो इक्विवेलेंट है 2.5 ATP के। अगर हमारा एक FADH2 है तो वो किसके बराबर है, 1.5 ATP। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसके बराबर है, 2.5 ATP। तो अगर यहाँ पे 2 NADH है तो 2 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, ATP नेट। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो ये 2 NADH इज इक्विवेलेंट टू 5 ATP। और 2 ATP हमारे पास ऑलरेडी थे जो हमें डायरेक्ट मिले थे ग्लाइकोलिसिस से। NADH को जब हमने ATP में कन्वर्ट किया तो कितने ATP मिले, 5 ATP। NADH यहाँ पे भी NADH को 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने ATP इक्विवेलेंट है ये, 5 ATP। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं NADH के, तो इसको भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ATP मिले हमें, 15 ATP के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे FADH है तो FADH इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP और इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है FADH के, तो ये टोटल कितने ATP मिले, 3। ठीक है, और 2 ATP और डायरेक्ट प्रोड्यूस हुए TCA में, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम इनको काउंट करें तो कितने ATP मिलेंगे हमें, टोटल हमारे पास नेट ATP प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 32। ओके, 15 प्लस 5 20 25, ओके, एंड 25 30 एंड 2 32। तो ये हमें फाइनली कितने ATP मिले, नेट 32 ATP अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है फुली। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जब हमें ये पूछ लिया जाता है ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने नेट ATP देगा, तो ये हम यहाँ पे गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, एक पाइरुवेट निकलेगा, एक एसिटाइल कोई उसमें एंटर करता है, ऐसा नहीं होता। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो ग्लाइकोलिसिस को हम ध्यान से देखेंगे तो 2 पाइरुवेट वहां पे निकलते हैं, तो ऑब्वियसली जब 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं पाइरुवेट के तो वो 2 ही एसिटाइल प्रोड्यूस करेगा, और 2 एसिटाइल मींस क्रैब साइकिल 2 बार चलेगा, तो जो एक बार जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उनको डबल हो जाएंगी वो चीजें, तो तब हम नेट ATP की प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें माइंड में रखनी चाहिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।